हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ टीएसए क्रैकर शीट, जो है हमारी फाइंड कॉमन इन थ्री सॉर्टेड अरेज। काफी अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए पढ़ते हैं एडिटर की तरफ और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। बेसिकली तीन सॉर्टेड अरे आपको गिवन होंगे, उनमें कुछ एलिमेंट्स आपको होंगे। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है। एरे जब हम पार्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ एलिमेंट्स आपके गिवन होंगे उस एरे में। ठीक है, तो यहाँ पे फोर ले लेते हैं। अब ये जो तीन अरे हैं, इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है वो सॉर्टेड अरे हैं। ठीक है, अब टास्क क्या है? टास्क ये है कि आपको इन तीनों सॉर्टेड अरेज में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करने हैं। तो लेट्स से कि वन, इसमें अगर मैं एलिमेंट्स स्टोर करूं तो 1 2 3 4 5, इसी की तरह से 3 4 5 6, और यहाँ पर 6 7 और 8। ठीक है, या एक काम करते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी वॉयलेट हो रही है, तो इसमें ले लेते हैं हम 5 6 और 7। तो एज यू कैन सी 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है। अब बाकी की अगर हम एलिमेंट देखें तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम देखें 4 इसमें है बट इसमें नहीं है। इसी तरह से 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ना इसमें है। 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो अगर हम तीनों में जो कॉमन एलिमेंट देखें वो सिर्फ और सिर्फ 5 है। इसी तरह से आपको टास्क है कि आपको जो भी तीनों में एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, जो भी तीनों के अंदर आ रहे हैं, वो आपको फाइंड आउट कर एक लिस्ट के रूप में या फिर सीधे प्रिंट करानी है। ठीक है, तो टास्क आपको समझ में आया होगा, बेसिक प्रॉब्लम है क्या। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे? जैसा आपको मेरी अप्रोच से समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी प्रॉब्लम है। हम क्या करेंगे, बेसिक जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसकी, वो मैं आपको बताता हूँ। वो आप कैसे बताएंगे कि हम क्या करेंगे, मैं एक एक एलिमेंट को उठाऊंगा। जो अपना ए एरे है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ABC। तो ए जो एरे है उसके एक एक एलिमेंट को उठाऊंगा, फिर मैं उसको बी के सारे एलिमेंट चेक करूंगा क्या वो उसमें प्रेजेंट है। कहीं पर भी प्रेजेंट अगर है तो मैं ब्रेक कर दूंगा लूप को, और फिर उसके बाद सी में चेक करना शुरू कर दूंगा। लेट्स से कि मुझे मिला ए 1, फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरे बी में 1 है, तो मैं पूरे एरे को ट्रेवर्स कर दूंगा। मुझे कहीं नहीं मिला अगर, तो मैं सी पर नहीं जाऊंगा। अगर मुझे मिल जाता तो मैं सी पे जाता। ठीक है, मुझे मिला ही नहीं तो मैं सी पर नहीं जाऊंगा। अब मैं इसके बाद 2 को उठाऊंगा, फिर बी में चेक करूंगा 2 है जी नहीं है। फिर मैं 3 को उठाऊंगा, 3 है, 3 है 2 में, बी में 3 है। फिर मैं सी में जाऊंगा और चेक करूंगा कि 3 है, तो पूरे एरे में मेरे को 3 नहीं मिलेगा, तो इसको भी मैं स्टोर नहीं कराऊंगा अपने फाइनल रिजल्ट में। 4, बी में 4 है, हाँ है, तो फिर मैं सी पर चेक करूंगा क्या सी में 4 है, नहीं है। फिर मैं 5 को उठाऊंगा, 5 को चेक करूंगा क्या मेरा बी में 5 है, तो हाँ बी में 5 है। फिर मैं सी पे जाऊंगा तो सी में भी 5 है, तो 5 तीनों में आ गया, तो 5 विल बी इन माय फाइनल आंसर। उसके बाद जब एरे ए खत्म हो गया तो बाद में मुझे बी और सी को चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी एलिमेंट ए के अंदर नहीं है तो बी में या सी में अगर वो होता भी है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो लेट्स से कि इसका साइज है n1, इसका साइज है n2 और इसका साइज है n3। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई इस एल्गोरिथम की? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग O ऑफ n1 इंटू n2 इंटू n3। जो कि वर्स्ट केस में मान के चलो कि सारे के सारे एलिमेंट कॉमन हैं, तो वर्स्ट केस में इन तीनों की मल्टीप्लाई, मतलब इस एलिमेंट को, और मैं सर्च करूंगा लास्ट तक, फिर इसमें सर्च करूंगा। तो मान के चलो कि अगर इसका जो पहला एलिमेंट है वो इसका भी लास्ट एलिमेंट है, इसका भी लास्ट एलिमेंट, इसी तरह से ये जो है वो सेकंड लास्ट एलिमेंट है, तो मेरे को हर एरे को तीन तीन बार, मतलब मल्टीपल टाइम करना पड़ रहा है ट्रेवर्स। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हुई वो बिग O ऑफ n स्क्वायर हो गई, क्योंकि मेरे को तीन लूप लगाने पड़ेंगे। पहला आउटर लूप जो कि रन होगा मेरा ए पर, मेरा सेकंड इनर, फर्स्ट इनर लूप जो कि मेरा ट्रेवर्सल करेगा मेरे बी एरे को, और जो मेरा थर्ड इनर लूप होगा वो सी एरे को ट्रेवर्स करेगा। तो तीन लूप होंगे और वो ईच एंड एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट को चेक करेंगे, और अगर वो इक्वल होते हैं सो द एलिमेंट विल बी इन माय फाइनल आंसर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1, क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं इसके ऑप्टिमल अप्रोच की। ऑप्टिमल अप्रोच किस तरीके से होगा? जैसा आप देख रहे हैं कि मैं कर क्या रहा था, मैं अपने जो ब्रूट फोर्स अप्रोच थी उसमें हर एक एलिमेंट को पिक कर रहा था और चेक कर रहा था क्या वो मेरे बी में है, क्या वो मेरे सी में है। तो रेदर देन बार बार मैं चेक करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं ए जो है उसको, उसकी एक फ्रिक्वेंसी टेबल बना लेता हूँ, बी जो है उसकी एक फ्रिक्वेंसी टेबल बना लेता हूँ, और सी जो है उसकी एक फ्रिक्वेंसी टेबल बना लेता हूँ। तो अब मेरे को जो मेरी सर्च टाइम, जो मेरे को बिग O ऑफ n लग रहा था, बिग O ऑफ n2, बिग O ऑफ n3 लग रहा था सर्च करने में, अब वो मेरा बिग O ऑफ 1 हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने फ्रीक्वेंसी टेबल ले ली।
तो अगर मैं इसका करूं तो जब मैं 1 पर आऊंगा तो फ्रीक्वेंसी टेबल में रेदर देन चेकिंग इन एरे मैं फ्रीक्वेंसी टेबल में जाऊंगा और देखूंगा क्या 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 3 की फ्रीक्वेंसी 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 की फ्रीक्वेंसी जब इसमें 1 है ही नहीं तो 1 की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ऑब्वियसली 0 होगी। तो मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। फिर मैं 2 पे जाऊंगा, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 है, नहीं है। वी आप 1 से ज्यादा है, ऑब्वियसली 1 से ज्यादा भी हो सकती है, कोई इशू नहीं। 3 की मैं जाऊंगा, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है या 1 से ज्यादा है, तो हाँ 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर मैं सी में देखूंगा क्या सी में 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है या 1 से ज्यादा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। फिर मैं 4 को पिक करूंगा इसी तरह से, 4 की फ्रीक्वेंसी में चेक करूंगा, इसमें तो 1 है बट इसमें नहीं है। फिर 5 में चेक करूंगा तो 5 में इसमें भी फ्रीक्वेंसी 1 है, इसमें भी फ्रीक्वेंसी 1 है और इसमें भी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 5 को मैं अपने फाइनल आंसर में ले लूंगा। ठीक है, तो अब ये बात हो गई। अब इसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई बिग O ऑफ n1 प्लस n2 प्लस n3। देखिए आप ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गई। यहाँ पर n2 हो रहा था, यहाँ पर लीनियर टाइम में मैंने इसको कर दिया। यहाँ पर मेरा बेसिकली अगर मैं सबका साइज कांस्टेंट लूं तो n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, बट यहाँ पर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर टाइम में मैंने इसको कर दिया। कैसे करा? क्योंकि n1 टाइम मेरे को जो लग रहा था वो फ्रीक्वेंसी टेबल फिल करने में लग रहा था, सारे ट्रेवर्सल करूंगा, फिर n2 फिर n3, और n1 टाइम मेरे को लग रहा था चेक करने के लिए सारे एलिमेंट को। स्पेस कितना होगा? स्पेस इसमें रिक्वायर होगा प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं तो बिग O ऑफ n2 प्लस n3। क्योंकि मुझे इस वाली टेबल की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तो इसको पिक करते हुए जा रहा हूँ ना, तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी से मतलब ही नहीं है कि अगर इसमें 1 हुआ, मुझे खाली बी और सी की फ्रीक्वेंसी से मतलब है। ठीक है, तो ये वही बात टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो दिस वाज द ब्रूट फोर्स अप्रोच, दिस वाज द बेटर अप्रोच, इससे थोड़ी बेटर है। बट अब मैं जो बात करने वाला हूँ वो है ऑप्टिमल अप्रोच। तो ऑप्टिमल अप्रोच कैसे होगी? ऑप्टिमल अप्रोच होगी, मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब ऑप्टिमल अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक प्रॉपर्टी का फायदा उठाएंगे कि इसकी एरे की जो प्रॉपर्टी है वो है ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, सारे के सारे सॉर्टेड ऑर्डर में। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 पॉइंटर लगाएंगे, तीनों एरे के स्टार्टिंग में जाकर एक पॉइंटर लगाएंगे, और हम जो मर्ज फंक्शन होता है ना, मर्ज ऑफ टू सॉर्टेड एरे, उस अप्रोच को हम यूज करेंगे। हम पहले जब पॉइंटर में वैल्यू है 1 और दूसरे की वैल्यू है 3, तो ऑब्वियसली 3 से अगर छोटी वैल्यू है, तो जब 3 सबसे छोटी वैल्यू इसमें है तो 3 से छोटी वैल्यू ए में चाहे कोई भी हो, वो बी एरे में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब नहीं करेगी तो हम उसको लेने की जरूरत ही नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। 2 2 भी 3 से छोटा है, फिर 3 को चेक करेंगे, 3 3 से बराबर है। अब 3 और 3 इसमें आ गए, फिर हम इसके पॉइंटर पे जाकर देखेंगे। अब इसका पॉइंटर 5 है, तो ऑब्वियसली 5 से कोई भी छोटी वैल्यू, तो अब इसमें ए में या बी में है भी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम दोनों के पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे, इसको 4 को भी आगे बढ़ाएंगे, 5 को भी आगे बढ़ाएंगे, जब तक हम इस वैल्यू के बराबर या इससे बड़ी वैल्यू तक नहीं पहुंचते तब तक हम पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं। अब हम एक ऐसी वैल्यू पहुंच गए हैं जो इसके बराबर आ चुकी है, तो ये हो गया 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो 5 हमारा आंसर में हमें मिल जाएगा। और जब हमारा एरे एग्जॉस्ट हो गया, ए में कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो अब बी में चाहे कितने भी एलिमेंट हो, सी में चाहे कितने भी कॉमन एलिमेंट हो, हम उसको अपने फाइनल आंसर में नहीं लेंगे किसी भी हालत में। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस एल्गोरिथम की? बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम थी, n1 प्लस n2 प्लस n3। क्योंकि इन वर्स्ट केस हमें सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स करना पड़ सकता है हर पॉइंटर से, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होगी क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, ज्यादा समझाने की इसकी जरूरत भी नहीं लगती मुझे। तो चलिए कोड पे पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। तीनों पॉइंटर को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, जब तक तीनों में से तीनों के तीनों एरे में एलिमेंट हैं, जब तक i n1 से छोटा है, n1 जो है साइज है तीनों एरे का, n2 सेकंड एरे का, n3 थर्ड एरे का, और j n2 से छोटा है, k n3 से छोटा है। अगर मुझे तीनों एलिमेंट बराबर मिल जाते हैं, a1 ai bj के बराबर, bj ck के बराबर, तो मैं उसको अपनी एरे लिस्ट में स्टोर कर दूंगा, और उस एरे को मैं एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा, और जब तक मुझे ये एलिमेंट मिलते रहते हैं ए में या बी में या सी में, मैं उसको आगे बढ़ा दूंगा पॉइंटर, क्योंकि हो सकता है कि डुप्लीकेट एलिमेंट भी एग्जिस्ट करते हो, तो तीनों पॉइंटर को मैं आगे बढ़ा दूँ। अगर मेरा ए आई छोटा है बी जे से, तो मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर ए आई एलिमेंट छोटा है तो मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, और सेकंड एरे का एलिमेंट छोटा है तो मैं सेकंड एरे का पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा, और अगर तीसरे वाले का एरे छोटा है तो तीसरे पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस मैं पॉइंटर को आगे बढ़ाता रहूंगा। ठीक है,
और जब लास्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा अपनी एरे लिस्ट को। सेम सीपीपी कोड है, वेक्टर लिया है एरे लिस्ट की जगह, बाकी सब कुछ सेम रहेगा जो मैंने इसको जावा में समझाया था। अगर मेरे को तीनों एलिमेंट इक्वल मिलते हैं तो मैं उसको वेक्टर पुश कर दूंगा, वरना मैं जो भी एलिमेंट जिस भी एरे का एलिमेंट छोटा है उसके पॉइंटर को मैं आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, लास्ट में आंसर रिटर्न कर दूंगा। सो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ फाइंड कॉमन एलिमेंट इन थ्री सॉर्टेड एरे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बात करेंगे हम रीअरेंज द एरे इन अल्टरनेटिव पोजीशन। तो तब तक के लिए गुड बाय।